इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी बनावट इंसान को हमेशा हैरत में डाल देती है। इन्हीं हैरत अंगेज चीजों में से एक है मिस्र के पिरामिड, जिनकी अद्भुत बनावट आज भी इतिहासकारों के लिए किसी अनसुलझे रहस्य से कम नहीं है। सैकड़ों साल पहले बनाए गए ये पिरामिड आज भी जस के तस अपनी जगह पर खड़े हैं, जिनके निर्माण से जुड़े सवालों के जवाब आज भी तलाश किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मिस्र के पिरामिड के निर्माण से जुड़े कुछ ऐसे राज जिन्होंने इतिहासकारों को भी हैरत में डाल दिया है। मिस्र के रहस्यमय पिरामिड का निर्माण। मिस्र अपने खान पान, पहनावे और संस्कृति से कहीं ज्यादा अद्भुत पिरामिड के लिए मशहूर है, जिन्हें देखने के लिए हर साल सैकड़ों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। मिस्र में यूं तो कई छोटे बड़े पिरामिड हैं, जिनकी कुल संख्या 138 के आसपास है, लेकिन इन सब में गीजा का पिरामिड यानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे बड़ा और खास है, जो 13 एकड़ के बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये पिरामिड आकार के मामले में इतना विशाल है कि इसके अंदर एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 9 फुटबॉल ग्राउंड आसानी से समा सकते हैं, जिसे बनाने के लिए लगभग 23 लाख से ज्यादा बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों का इस्तेमाल किया गया था और उनमें से ज्यादातर पत्थरों का वजन 50 टन से भी ज्यादा था। ऐसे में गीजा के पिरामिड का वजन का अनुमान लगाया जाए तो वो 60 लाख टन से भी ज्यादा होगा और ये वजन दुबई में स्थित 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। आज के आधुनिक दौर में किसी भी बहुमंजिला इमारत को बनाने के लिए एडवांस मशीनों और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, जिसकी मदद से एक शानदार इमारत को खड़ा कर पाना आसान हो जाता है। लेकिन मिस्र के पिरामिड सैकड़ों साल पुराने हैं और उस दौर में कोई भी आधुनिक मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हालांकि इसके बाद भी मिस्र के सभी पिरामिडों को बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें मौजूद एक एक पत्थर को इंच बाय इंच एक दूसरे से जोड़ा गया है। पिरामिड का बेस नीचे से चौड़ा और ऊपर से नुकीला होता है। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर पिरामिड बनाते वक्त भारी भरकम पत्थरों को बिना किसी मशीन की सहायता से 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। इतना ही नहीं, बिना किसी आरी या तेज धार वाली मशीन के बिना पिरामिड के पत्थरों को चौकोर आकार में काटा जाना भी अपने आप में बहुत ही पेचीदा सवाल है। पिरामिड के हर साइड को एक समान 51.5 डिग्री के एंगल में कैसे सेट किया गया होगा। ये भी एक सवाल है कि आखिर प्राचीन काल में भूकंप विरोधी इमारत को बनाने का आकलन कैसे किया गया होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिरामिड को पहली बार देखने वाले शख्स के दिमाग में जरूर आते होंगे। मजबूत जमीन की तलाश। मिस्र के पिरामिड के निर्माण को समझने के लिए दुनिया भर के इतिहासकार, पुरातत्वविद और इंजीनियर्स की टीम कई साल से शोध कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद वो पिरामिड की बनावट को लेकर एक नतीजे पर पहुंचे थे। इन जानकारों की माने तो प्राचीन काल में पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियरों ने ऐसी जमीन की तलाश की होगी जो भारी भरकम वजन को आसानी से झेल सके। इस तरह सही जमीन की तलाश किए जाने के बाद पोलर स्टार्स की मदद से पिरामिड की हर साइड को एक निश्चित डिग्री के एंगल में ढाला गया होगा। आपको बता दें कि प्राचीन मिस्र में पृथ्वी की दिशाओं का पता लगाने के लिए पोलर स्टार यानी सितारों की स्थिति का आकलन किया जाता था। इस तरह बिना किसी कंपास की मदद से ही पोलर स्टार्स की दशा को देखकर पिरामिड के चारों कोनों को तैयार किया गया था, जिसकी वजह से गीजा के पिरामिड को उसका सही आकार प्रदान किया गया था। जमीन को एक समान करना। गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज थी जमीन यानी मिट्टी को एक बराबर लेवल पर लाना, क्योंकि इतने बड़े और भारी भरकम पिरामिड को खड़ा करने के लिए मिट्टी के बेस का मजबूत होना बेहद जरूरी था। हालांकि उस दौर में कोई आधुनिक मशीन या लेवल डिवाइस नहीं था, जिसकी वजह से जमीन का लेवल बनाने के लिए एक अनोखी तकनीक का सहारा लिया गया था। उस दौर के इंजीनियर्स ने पिरामिड के चारों कोनों को आपस में जोड़ते हुए एक नाली के आकार में गड्ढा बनाया था और फिर उस गड्ढे को पानी से भर दिया गया, जिसकी वजह से चारों साइड में पानी का लेवल एक बराबर आने तक का इंतजार किया गया होगा।
इस तरह जब सभी कोनों का पानी एक लेवल में आ जाता था तो बीच की मिट्टी पिरामिड खड़ा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती थी। इसके अलावा मिट्टी के लेवल को जांचने के लिए लकड़ी से बने एक खांचे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बीचों बीच रस्सी की मदद से एक पत्थर को बांध दिया जाता था और फिर लकड़ी के दोनों कोनों को जमीन पर रखा जाता था। अगर रस्सी पर लटक रहा पत्थर जमीन को टच कर लेता था तो मिट्टी का लेवल बिल्कुल ठीक माना जाता था। पत्थरों की सटीक कटाई। पिरामिड बनाने के लिए सिर्फ मजबूत जमीन और दिशा का सही ज्ञान होना ही काफी नहीं था, बल्कि उसे बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी पत्थरों की जरूरत भी थी। लेकिन इतने बड़े और वजनदार पत्थरों को एक समान आकार में काटना और फिर पिरामिड से जोड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि उस दौर में ना तो आधुनिक मशीनें थीं और ना ही पत्थरों की कटिंग करने वाला कटर। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मजदूरों ने पिरामिड के लिए त्रिकोण और चौकोर आकार के पत्थर कैसे काटे होंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है छेनी। हालांकि पत्थरों की कटाई करने के लिए सिर्फ तांबे से बनी छेनी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि तांबा काफी मुलायम होता है और पत्थरों को तोड़ते वक्त उसकी खुद का आकार खराब हो जाता है। ऐसे में तांबे की छेनी को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें आर्सेनिक नाम का तत्व मिलाया गया था, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को चौकोर आकार में काटने का काम करती थी। इस छेनी को मजदूर लकड़ी से बने हथौड़े की मदद से पत्थर पर मारते थे, जिसकी वजह से पत्थर पर जोर पड़ता था और वो 2 या उससे ज्यादा टुकड़ों में आसानी से टूट जाता था। हालांकि इस काम में मजदूरों को बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता था, क्योंकि विशालकाय पत्थरों को एक सटीक आकार में काटना बहुत ही मुश्किल काम था। पत्थरों को निर्माण स्थल तक पहुंचाने की चुनौती। आपको बता दें कि पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन नाम का पत्थर इस्तेमाल किया जाता था, जो गीजा का पिरामिड बनाने वाली जगह से 250 किलोमीटर दूर तोरा नाम की जगह पर मौजूद एक खदान से इकट्ठा किया जाता था। मजदूर घंटों तक इस खदान में काम करके पत्थर को चौकोर आकार में काटते थे, लेकिन उन 50 टन के वजनदार पत्थरों को खदान से पिरामिड स्थल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। इतने वजनदार पत्थरों को 250 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाने के लिए किसी जानवर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था, जबकि उस दौर में कोई बड़े आकार के वाहन या ट्रक चलन में नहीं थे। ऐसे में इस समस्या का हल खोजने के लिए कश्ती यानी नाव का सहारा लिया गया था, जिन्हें वजनदार पत्थरों के ट्रांसपोर्ट के लिए खास तौर से बनाया गया था। ये नाव सामान्य आकार की नाव से ज्यादा बड़ी और मजबूत हुआ करती थी, जिसकी मदद से विशाल और भारी भरकम पत्थरों को नदी पार करके दूसरी तरफ लाया जाता था। दरअसल गीजा के पिरामिड और तोरा के बीच एक नदी बहती थी, जिसके ऊपर नाव चलाकर पत्थरों को एक पार से दूसरी पार लाया जाता था। इसके लिए नाव में पत्थर को लोड और अनलोड करने के लिए लगभग 500 लोगों की टीम एक साथ काम करती थी, जिसके बाद एक पत्थर को नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचाया जाता था। हालांकि नदी पार करने के बाद उन पत्थरों को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए भी मजदूरों की मदद ली जाती थी, जो रस्सी की मदद से पत्थर को खींचते थे और घंटों की मेहनत के बाद उसे सही जगह पर पहुंचाया जाता था। इस दौरान बहुत से पत्थर टूट भी जाते थे या फिर उनका आकार खराब हो जाता था, लेकिन मिस्र के मजदूर गीजा का पिरामिड बनाने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित थे कि वो घंटों तक पत्थरों की कटाई, उन्हें नाव में रखने और फिर रस्सी की मदद से खींचकर निर्माण स्थल तक पहुंचाने का काम करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते थे। ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए थे पत्थर? लाइमस्टोन की खदान से पत्थरों को निर्माण स्थल तक पहुंचाने की थ्योरी जानकारों को समझ आ गई थी, लेकिन उन्हें अभी भी एक सवाल का जवाब खोजना बाकी था कि आखिर इन भारी भरकम पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। इस सवाल का जवाब खोजते हुए जानकारों ने कई प्रकार के शोध किए, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि पिरामिड के ऊपरी हिस्से तक पत्थर पहुंचाने के लिए स्पाइरल या जिग-जैग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। इन दोनों तकनीकों के जरिए पिरामिड में एक खास तरह का ट्रैक तैयार किया गया होगा, जिसके ऊपर चलते हुए मजदूरों ने पत्थरों को खींचा होगा और उन्हें ऊपर तक पहुंचाया होगा।
इस ट्रैक को आप बिल्डिंग की सीढ़ियों या पहाड़ पर बने पतले रास्तों की मदद से समझ सकते हैं, जिसकी मदद से पत्थरों को रस्सी से बांधकर मजदूरों द्वारा खींचा जाता था और इस तरह 50 टन के वजनदार पत्थरों को पिरामिड के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंचाया गया होगा। लेकिन इस काम में भी मजदूरों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि पत्थरों को जमीन से ऊपर की तरफ खींचना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होता है। पिरामिड के अंदर की बनावट। गीजा के पिरामिड के निर्माण पर अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अपने बहुत से सवालों का जवाब मिल चुका था, जिसकी वजह से वो पिरामिड की थ्योरी आम जनता के सामने रख पाने में सफल हो पाए थे। लेकिन पिरामिड के बाहर की संरचना ही चौंकाने वाली नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छोटे छोटे कमरे, रास्ते और पत्थरों की विशेष आकृति को भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, पिरामिड के अंदर इस्तेमाल किए गए पत्थर लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था, जिसे डायमंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे हार्ड स्टोन माना जाता है। ऐसे में ग्रेनाइट को तोड़ने या काटने के लिए बहुत ही सावधानी के साथ काम करना पड़ता है, जबकि उसे काटने के लिए आधुनिक मशीनों के अलावा एक्सपीरियंस कारीगरों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर हजारों साल पहले गीजा का पिरामिड बना रहे मजदूरों ने किसी मशीन या औजार का इस्तेमाल किए बिना ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर की कटिंग कैसे की होगी, जिसके लिए कई प्रकार के शोध किए गए थे। हालांकि कोई भी विशेषज्ञ इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाया कि आखिर उस दौर में ग्रेनाइट को काटने के लिए किस तरह के औजार का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन कुछ साल पहले गीजा के पिरामिड पर की गई एक रिसर्च से ये पता चलता है कि ग्रेनाइट के पत्थर को काटने के लिए बिना दांत वाली आरी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे चलाने के लिए 2 मजदूरों की जरूरत होती थी और वो आरी पर बराबर वजन डालकर ग्रेनाइट की कटिंग करते थे। इस दौरान ग्रेनाइट के ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेत डाली जाती थी, ताकि वो आरी के संपर्क में आने से ग्रेनाइट को गर्म कर सके और उस गर्मी की वजह से ग्रेनाइट आसानी से बराबर शेप में कट जाए। हालांकि बिना दांत वाली आरी से एक ग्रेनाइट के पत्थर को काटने में लगभग 4 से 5 महीनों का समय लगता था, जिसकी वजह से गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए मजदूरों ने न सिर्फ अपना श्रम दांव पर लगाया था, बल्कि वो अपना कीमती समय भी इस निर्माण कार्य पर लगा देते थे। कौन थे पिरामिड बनाने वाले मजदूर? मिस्र में बने बड़े से लेकर छोटे आकार के पिरामिड को बनाने के लिए मजदूरों की मदद ली जाती थी, जो दिन रात शारीरिक बल के दम पर पिरामिड को बनाने का काम करते थे। लेकिन गीजा जैसे विशालकाय पिरामिड को बनाने के लिए 500 या 1000 मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि इस काम के लिए सैकड़ों मजदूरों को इकट्ठा किया गया होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर पिरामिड को इतनी शिद्दत के साथ बनाने वाले लोग कौन थे और वो कहां से आए थे? इस सवाल के जवाब में कई तरह की थ्योरी सामने आती हैं, जो ये बताती हैं कि पिरामिड बनाने का काम करने वाले मजदूर असल में मिस्र के गुलाम थे। मिस्र के शासक उन गुलाम मजदूरों को सजा देने के लिए जानबूझकर भारी भरकम पत्थर उठवाने और पिरामिड बनवाने का काम करते थे। ये मजदूर मिस्र से ताल्लुक नहीं रखते थे, इसलिए उनकी मेहनत और श्रम का कोई इनाम भी नहीं दिया जाता था, जबकि मिस्र के किसी भी पिरामिड में इन मजदूरों का उल्लेख भी नहीं किया गया है। हालांकि एक दूसरी थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि पिरामिड बनाने वाले मजदूर गुलाम नहीं थे, बल्कि वो मिस्र के निवासी थे और उन्हें अलग अलग जगहों से पिरामिड बनाने का काम पूरा करने के मकसद से लाया गया था। दरअसल पिरामिड के आसपास खोजे गए मजदूरों के कंकाल और हड्डियों के अवशेष से ये पता चलता है कि उन मजदूरों को काम करने के दौरान चोट लगती थी, जिसका इलाज भी किया जाता था और उनकी हड्डियों को दोबारा से जोड़ा जाता था। ऐसे में अगर वो मजदूर सच में गुलाम होते तो उसकी सेहत का इतना ध्यान नहीं रखा जाता और उन्हें मरने के लिए छोड़ देना आसान था। लेकिन वो मिस्र के नागरिक थे, इसलिए चोट लगने पर उनका इलाज किया जाता था और उनके भोजन संबंधी सभी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता था। हालांकि इस थ्योरी में एक अपवाद ये है कि पिरामिड बनाने के लिए ढेर सारे मजदूरों की जरूरत थी। ऐसे में अगर चोटिल होने वाले मजदूरों का इलाज नहीं किया जाता तो एक के बाद एक कई मजदूरों की मौत हो सकती थी। इस तरह मजदूरों की घटती हुई संख्या के चलते पिरामिड बनाने का काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से चोटिल मजदूरों का इलाज किया जाता था। फिर चाहे वो मजदूर गुलाम ही क्यों ना हो, उनका जीवित रहना पिरामिड के निर्माण के लिए बेहद जरूरी था।
इस तरह सैकड़ों मजदूरों के दिन रात काम करने की वजह से पिरामिड बनाने का काम पूरा किया गया था, जिसे मिस्र के राजा और उनके शाही परिवार के लोगों के शव दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन पिरामिड के अंदर राजा के शव को मम्मी के रूप में रखा जाता था, जबकि उनके साथ खाने पीने का सामान और नाव को भी सुविधा के लिए पिरामिड के अंदर गाड़ दिया जाता था। तो ये थे पिरामिड के निर्माण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुलझाने में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कई सालों का समय लग गया। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।